आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। भालसा सर की इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। आप मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपना इंग्लिश सीखने का मतलब स्पोकन का, ट्रांसलेशन का और अच्छी राइटिंग का सपना पूरा कर रहे हो। मेरे हर वीडियोस को इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा सेंटेंस की कंपोजिशन कैसे होते हैं। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस के सारे रूल समझाऊंगा, सेंटेंस कंपोजिशन बताऊंगा, उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से उसे समझाया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियोस में टेंस की जो ग्रामर है वो भी इंक्लूड की जाएगी ताकि कोई कॉम्पिटिटिव ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आए। लेकिन थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उसे शुरू करूंगा। एक चीज देखें, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की जरूरत पड़ती है। ये मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में आपको बताया। जैसे यहां पर देखियो कि मेरा दोस्त इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रहा है। यहां मेरा दोस्त क्या है? सब्जेक्ट है। इंदौर में क्या है? मॉडिफायर है। सिविल जज की क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तैयारी कर रहा है, मॉडिफायर है। चारों चीजें यहां बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाकर दिया है। माई फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग ऑफ सिविल जज इन इंदौर। मैंने यहां पर एक मैन वर्ब लिया है और एक हेल्पिंग वर्ब लिया है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, दोनों चीजें ली हैं और मैंने ये आपको सेंटेंस, आप भी समझ गए होंगे कि सर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के साथ। यहां पर एक छोटा सा नोट पढ़िएगा, इस सेंटेंस में मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया गया है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जब मैं एसवीसीएम सिस्टम सिखाता हूं तो ज्यादातर वहां पर मैन वर्ब का प्रयोग करता हूं और कुछ वीडियोस में मैं आपको बताता हूं भी देखो एक सेंटेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ मैन वर्ब और सिर्फ मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों से बन सकता है। लेकिन एक चीज याद रखें, जो टेंस होते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों से मिलकर बने होते हैं। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं बना सकता है कोई टेंस, और बहुत कम मैन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बना सकता है। लेकिन पूरे टेंस को खत्म करने के लिए या बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का प्रयोग करके दिखाया। मैंने पिछले अपने सेंटेंसेस में आपको बताया भी था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक चीज समझे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। आपको मैंने यह भी बताया था कि जो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं या उनकी जो संख्या है वो 24 है। इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है, विल है, सेल है, वुड है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, कैन है, मस्ट है, हैज है, हैव है, हेड है, आउट है, यूज्ड है, नीड है, डेयर है। मैंने हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना सिखाया था आपको और नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाए थे, वहां पर मैंने इसका उपयोग अच्छे से बताया था। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कुछ भी नहीं हो सकता, यहां हमने सभी हेल्पिंग वर्ब्स को, मॉडल्स को भी ले लिया, अपने एक्सिलरीज को भी ले लिया और हेल्पिंग वर्ब से, और कहा कि एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है वो क्या है? 24 है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है 250 के आसपास है, लेकिन एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब की संख्या इतनी ही होती है और इन्हीं से हम टेंस बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, कंडीशनल बनाते हैं, स्पेशल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इन हेल्पिंग वर्ब का टेंस एक मामूली हिस्सा है और ये कंप्लीट इंग्लिश है। तो यदि हम टेंस भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो हमको इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी ना। यहां पर इज का, आर का, वॉज का, वर्ब का, डू का, डज का, इन्हीं की मदद से हमको बनाना पड़ेगा। इनके बगैर तो हम टेंस भी नहीं बना सकते। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सीखना और समझना जरूरी है। अब यहां पर देखें, यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर को एक्सिलरीज कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इन्हें एक्सिलरीज कहते हैं या बी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है,
ये मैन वर्ब के बिना सेंटेंस बना सकती है और मैंने आपको ये सेंटेंस बनाकर बताया है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सेंटेंस बताया, राधिका is a manager in the private bank। यहां मैंने ये सेंटेंस आपको बनाया तो यहां मैंने किसका उपयोग किया, is का, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है और वो भी एक्सिलरीज का और सेंटेंस बना दिया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये मॉडिफायर है क्योंकि ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या एक्सिलरीज, ये एक्सिलरीज हैं और एक्सिलरीज कितनी है, इज एम आर वॉज वर है, ठीक है। यहां पर इन्हें मैन वर्ब की जरूरत पड़ती नहीं है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना मैन वर्ब के सेंटेंस आसानी से बना लेती हैं। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपने बताया है। डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, विल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। टेंस बनाने में इनका रोल बहुत बड़ा है। क्या है इनका टेंस बनाने में, जैसे टेंस बनाने में यहां पर इज एम आर वॉज वर का रोल भी बड़ा है क्योंकि इनके साथ भी मैन वर्ब का प्रयोग करके यहां टेंस बनेगा, इनके साथ भी मैन वर्ब का प्रयोग करके यहां टेंस बनेगा। तो ये भी यहां पर टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब है और यह सेंटेंस में मीनिंग बनाने के लिए मैन वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर किसका प्रयोग होता है, मैन वर्ब का। जैसे मैंने कहा आई हैड सबमिटेड I had submitted my form in the college। तो यहां पर यदि मैंने ये सेंटेंस लिखा I had submitted my form in the college, तो ये had submitted मैंने लिखा, यहां पर क्या लिखा, had submitted, मतलब had को मैन वर्ब की जरूरत पड़ी, मतलब इन्हें मैन वर्ब की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये बिना मैन वर्ब के भी सेंटेंसेस बना लेती हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब का काम करते हैं। जब मैं एसवीसीएम सिस्टम पढ़ाता हूं तो ये आपको मैं वहां समझाता हूं। तो पिछले लेक्चर्स के, जब भी आपको कोई चीज कंफ्यूज करें तो मेरे पिछले लेक्चर्स पर आप जरूर जाया करें और उन्हें अच्छे से देख लिया करें। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये should, would, could, may, might, can, shall, must, used, out, need, dare, ये मॉडल वर्ब कहलाती है। हमने सब ने पढ़ा है स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर, इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं और ये सब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। चूंकि मैन वर्ब की तो मदद ये भी करती है लेकिन ये टेंस नहीं बना सकती, इनका अपना मीनिंग है, इसलिए ये मॉडल सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंस से अलग मीनिंग के बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। चूंकि है तो ये हेल्पिंग वर्ब्स क्योंकि मैन वर्ब की मदद करती है ये, जबकि इनका काम भी सेंटेंस में मीनिंग बनाने के लिए मैन वर्ब का मदद करना ही है। यदि आप मैं कहूंगा कि शी शुड इन्फॉर्म मी एट दिस टाइम, ये यहां मैंने यदि ये सेंटेंस लिखा कि मुझे उसे इस वक्त जो है इन्फॉर्म, शी शुड इन्फॉर्म मी एट दिस टाइम, इस वक्त उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, तो ये यहां मैंने शुड लगाया और ये वर्ब लगाई और ये सेंटेंसेस बना दिए। चूंकि ये मैंने सारे चीज अपने पहले लेक्चर में समझा दिया है, बस मैंने उन्हें रिवाइज इसलिए कराया ताकि मैं आज टेंस पढ़ाऊं। तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं और टेंस को समझते हैं कि टेंस क्या है। देखो टेंस के जरिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आसानी से समझा जा सकता है और बताया जा सकता है। कोई भी यदि आप भी टेंस पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर 12 हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पढ़ते हैं। यह एक छोटा सा नोट देखें आप, अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसमें मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलकर 12 स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, 12 स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब 12 हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का, और टेंस बन जाता है। अच्छा एक बात आप समझ लें, यहां पर मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। और क्या बताया जा रहा है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हमको बरसों से हमने पढ़ा है और इस चीज को समझा है। ये टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऑब्वियस हमने छठी से, कुछ लोग तो बच्चे तो आपके बच्चे तो बिल्कुल स्टार्ट से ही मतलब फर्स्ट थर्ड क्लास से ही समझने लग सकते हैं कि हाँ सर देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इनकी जरूरत हमेशा ही हमको, चाहे आप स्पोकन करें या कुछ भी करें, इनकी जरूरत हमको हमेशा से ही पड़ती है और इनको समझना पड़ता है।
ठीक है, टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। यहां इनके वर्ब्स दी हुई है। देखो, आप यदि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस बनाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, जिसका मीनिंग होगा करता है, मतलब जाता है, खाता है, और वो इंडेफिनिट कहलाएगा प्रेजेंट का। बाद में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इजेमार लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, और मीनिंग होगा रहा है, जा रहा है, खा रहा है। आप इसे कंटिन्यूअस कहेंगे। देन हैज और हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, मीनिंग देगा चुका है, चुके हैं, और सेंटेंस परफेक्ट टेंस कहलाएगा। देन आप हैज बीन, हैव बीन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, मीनिंग देगा से रहा है, से इसलिए क्योंकि यहां टाइमिंग होगा, और सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट टेंस है। यहां पर 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। एक बात याद रखना, फर्स्ट फॉर्म इजेमार आईएनजी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, और हैज बीन, हैव बीन आईएनजी। ये 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट टेंस है। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, आपको पास्ट टेंस के बारे में बता रहा हूं। आपको यहां पर पास्ट टेंस में हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स होंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, किया, लिया, दिया, मारा, फेंका, पास्ट इंडेफिनिट होगा ये। वाजवर आईएनजी, वाजवर के साथ आईएनजी होगा। रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। हेड के साथ हम यहां थर्ड फॉर्म लिखेंगे, परफेक्ट, चुका था, और हैड बीन प्लस आईएनजी लिखेंगे यहां हम, और से रहा था। से इसलिए क्योंकि यहां टाइमिंग शो होगी। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना ही फर्क है कि यहां पर टाइमिंग होती है, वहां पर टाइमिंग नहीं होती। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी पास्ट का। पास्ट टेंस में भी हमारे पास 4 है, 1, 2, 3 और 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन हमारे पास आएगा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स होंगे? 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमारे पास क्या होगा? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, करेगा, जाएगा, खाएगा, इंडेफिनिट। विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी, रहा होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। विल हैव थर्ड फॉर्म होगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चुका होगा, परफेक्ट, एंड देन विल हैव बीन प्लस आईएनजी होगा, करता रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइमिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहां पर से का मीनिंग नहीं दिया गया होता। इस तरह से ये 8 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इजेमार आईएनजी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन आईएनजी, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। सेकंड फॉर्म वाज वर आईएनजी, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन आईएनजी, ये पास्ट टेंस हुआ। विल फर्स्ट फॉर्म, विल बी आईएनजी, विल हैव थर्ड फॉर्म और विल हैव बीन प्लस आईएनजी, ये जो है फ्यूचर टेंस हुआ। हिंदी मीनिंग तो आप तो जानते हैं, ता है, रहा है, चुका है, से रहा है, किया, रहा था, चुका था, से रहा था, करेगा, रहा होगा, चुका होगा और करता रहेगा। ये मीनिंग हमेशा याद रहने चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स का मतलब कि समझ लीजिएगा सेंटेंस का बेस है, और आप अलग अलग तरीके सेंटेंस बनाने के अब आप उस दौर में शुरू हो गए हैं जहां पर आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जिन्होंने टेंस का उपयोग अच्छे से सीख लिया है, बाद में सेंटेंस कंपोजिशन उनके लिए बेकार नहीं होता, क्योंकि एसवीसीएम सिस्टम सीखने के बाद यदि कोई चीज महत्वपूर्ण है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तैयार करने के लिए, वो है टेंस। इसलिए इन 12 स्ट्रक्चर्स को अच्छे से लर्न करके देखें। चलो मैं एक एक करके इन पर आपको सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग होती है वो चीज सिखाता हूं, एक एक करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं शुरू करता हूं आपके लिए, ताकि आप सेंटेंस कंपोजिशन देखें। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर अपनी जगह पर ही होता है। कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर क्या है, ये मेरे एसवीसीएम सिस्टम में आप अच्छे से समझ गए हैं। सब्जेक्ट मैं यहां पहले प्रयोग करूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते वक्त ग्रामर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये उपयोग करते हैं, तातीते का मीनिंग आया।
मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया कि स्टूडेंट्स यूज ग्रामर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये यूज, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इससे पता चला कि सेंटेंस ये जो है तातीत मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ग्रामर कॉम्प्लीमेंट है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश टाइमिंग को डिनोट कर रहा है, इसलिए मॉडिफायर को डिनोट करेगा। देखो मैंने दूसरा सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है कि संविधान देश में सभी को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरीवन इन द कंट्री। तो यहां मैंने ये प्रोवाइड्स लिखा है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है और सेंटेंसेस यहां पर देता है का मीनिंग दे रहा है, यहां पर हमने ये सेंटेंस बनाया है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, प्रिंसिपल साहब रोजाना विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल सर टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स डेली। ठीक है ना, अब टीचर प्रिंसिपल सर टीचेस इंग्लिश टू स्टूडेंट्स डेली। अब यहां पर मैंने ये टीचेस ये किया, यहां पर एक चीज देख सकते हैं आप, मैंने 3 फॉर्म लिखे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के, लेकिन तीनों फॉर्म मैंने थोड़े से अलग लिखे। मैंने यहां यूज लिखा है, मतलब एस का यूज नहीं किया है, मैंने यहां पर ईएस का यूज किया है। ठीक है, मतलब एस का यूज किया है और यहां पर मैंने ईएस का यूज किया, क्योंकि यहां एस तो ये तो पहले से ही था और यहां पर ये, मतलब 3 तरीके से मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया है। क्यों, ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंपोजिशन को समझा होगा, ता है, ती है, ते है का मीनिंग देता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको प्रयोग करना पड़ता है और एसवीसीएम सिस्टम पर ध्यान देना पड़ता है। सेंटेंसेस आप अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं यहां आपको एक रूल छोटा सा समझा रहा हूं, वो आप ध्यान से सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, याद रखें सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, क्या कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मैन वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है। किसको, मैन वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है। ऐसा करने के लिए मैन वर्ब में ईएस या एस जोड़ा जाता है। जैसे मैंने वहां प्रोवाइड में एस जोड़ा था और टीच में मैंने ईएस जोड़ा था। अब यहां वापस देखिए आप, सी ब्रशेस हर टीथ डेली एट नाइट, तो मैंने यहां पर देखो ये ईएस जोड़ा। रोहित स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, मैंने यहां पर एस जोड़ा। हिज फादर वॉशेस हिज क्लॉथ्स एट होम, मैंने ईएस जोड़ा। माई टीचर हेल्प्स मी इन मैथमेटिक्स, मैंने यहां एस जोड़ा। तो कहीं मैंने ईएस जोड़ा और कहीं मैंने एस जोड़ा। क्यों, क्योंकि सभी दूर ये सब्जेक्ट जो थे वो सब्जेक्ट क्या थे, सभी दूर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर थे। ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। ठीक है नहीं, यहां मैं इसको कट कर रहा हूं, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और ये यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को भी मैंने क्या बनाया है, सिंगुलर बनाया है, इसलिए मैंने उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया हुआ है। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मैन वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। ऐसा करने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब ईएस और एस का प्रयोग कहां किया जाता है, वो भी एक छोटे से रूल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। एक चीज समझो यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सुन लें, ईएस का प्रयोग तब किया जाता है जब मैन वर्ब के अंत में एसएच, सीएच, डबल एस, ओ, वी का प्रयोग किया गया हो। बाकी सभी जगह हम एस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से सुने, यदि किसी मैन वर्ब के लास्ट में एसएच हो, क्या हो, एसएच हो, एसएच, सीएच, डबल एस, ओ, यदि किसी मैन वर्ब के अंत में एसएच, सीएच, डबल एस, ओ हो तो आप ईएस का प्रयोग करें और बाकी सभी जगह आप एस का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और कब करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर आप मैन वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं और मैन वर्ब के लास्ट में यदि ये हैं तो आप ईएस लगा देते हैं, बाकी सभी जगह आप एस लगा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखें, जरूरी कॉन्सेप्ट तौर में ये कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा जाता है। आप एक चीज समझो, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम देख रहे हैं। यहां पर
ऑलवेज, यूजुअली, डेली, ऑफन, रेयरली, मैरली, हार्डली, स्कार्सली, ओकेजनली, जर्नली, रेगुलरली एंड एवरीडे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग कहां किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक बार फिर से पढ़े, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, ऑफन, रेयरली, मैरली, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है ना, ओकेजनली, जर्नली, रेगुलरली, ठीक है, एवरीडे जैसे शब्द सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स देखें यहां पर। सी ऑफन आस्क सिली क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यहां मैंने ऑफन का प्रयोग किया तो मैंने यहां पर आपका प्रेजेंट मतलब कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया। द मास्टर, अब मैंने अगला सेंटेंस यहां पर सेंटेंस लिखा है, देखिए क्या सेंटेंस लिखा है, द मास्टर रेयरली विजिट, देखो ये रेयरली का तो मैंने ये विजिट्स लिखा है। स्टूडेंट यूजुअली टेक, ये मैंने यूजुअली लिखा है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। माई फ्रेंड्स कॉल मी एवरीडे, ये मैंने कॉल लिखा है, ये एवरीडे। मतलब इन वर्ब से आप पहचान रहे हैं कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इन सब का उपयोग कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको तो पता है यूजुअली को हम सदैव कहते हैं, ऑलवेज को सदैव कहते हैं, यूजुअली को हमेशा, डेली को रोजाना, ऑफन को अक्सर, रेयरली को कभी कभार, मैरली को ज्यादातर, हार्डली को बड़ी मुश्किल से, स्कैर्सली भी सेम मीनिंग देता है, और ओकेजनली कभी कभार, जनरली सामान्यतः, रेगुलरली नियमित रूप से, ठीक है। एक इसमें डेली का यूज नहीं हुआ है और डेली ये हुआ है ना रोजाना, और ये एवरीडे हर दिन। इनका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। सर दूसरे सेंटेंस में नहीं किया जा सकता? देखो एथिकली ग्रामर कहता है कि नहीं कर सकते, लेकिन लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी कर लेते हैं, पास्ट टेंस में भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि यदि इनका प्रयोग किया जाए तो इनका प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही रखें, दूसरी चीजों में ये यूज नहीं होते। चलो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात कर रहा हूं मैं। यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक चीज समझे आप, सुनो, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। एक चीज समझे आप, यदि आप दो सेंटेंस बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं, और पहला यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और बाद वाला आप सेंटेंस सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फ्यूचर टेंस होगा वो। यहां सेंटेंस देखें, इफ यू कमिट क्राइम देन द लॉ शैल पनिश यू। कमिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शैल पनिश यू फ्यूचर इंडेफिनिट है। इफ सी सेज सॉरी हर फादर विल फॉरगिव हर, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल फॉरगिव फ्यूचर इंडेफिनिट है। इफ दे प्रैक्टिस हार्ड दे विल पास द एग्जाम, प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट होती है। याद रखें, इनके मीनिंग भी आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि यदि तुम अपराध करते हो तब तुम्हें कानून सजा देगा, यदि वह माफी मांगती हैं तो उसके पापा माफ कर देंगे, यदि वे कठोर अध्ययन या अभ्यास करते हैं तो वह परीक्षा पास कर लेंगे। तो मीनिंग से भी हमको समझ में आता है कि आप मेरा कोर्स, यदि आप मेरा कोर्स पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। यह एक छोटा सा मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि यहां पर देखे मैंने क्या लिखा हुआ है कि यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उनको जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन इफ और देन का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने भी यहां पर ये इफ लगाया है और फिर मैंने यहां देन लगाया है, यहां पर मैंने कॉमा कर दिया है, यहां पर कॉमा कर दिया है, इस कॉमा की जगह मैं देन का प्रयोग कर सकता था, ठीक है। लेकिन इफ और देन क्या है, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और देन वाला फ्यूचर इंडेफिनिट वाला टेंस होगा। ये ग्रामर के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े। आपके छोटी छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां भी काम में आएगा, स्पोकन वाले कंपोजिशन में, ट्रांसलेशन वाले कंपोजिशन में इनका यूज बहुत अच्छे से होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े और देखे कहां गड़बड़ है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है हमको कमेंट करें, ठीक है, कॉल करें,
आपको हम लाइव लेक्चर में इन सब चीजों को अच्छे से समझाएंगे। आप देखिए अभी भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात कर रहा हूं और समझे, अनलेस, अनटिल और एज सुन एज का पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपल सी बात है बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ग्रामर भी कहता है हमको ये चीज, कौन कहता है हमको, ग्रामर भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है कि यदि पहला सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हैं तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होगी। बस अपनी भाषा में नहीं, दुनिया की हर भाषा में ये होगा। अब देखो, अनलेस स्टूडेंट्स फॉलो रूल्स, तो अनलेस के बाद मैंने लिखा फॉलो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी विल नॉट अलाउ देम इन द क्लास। ये है, यदि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम उन्हें क्लास में आने की इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये मीनिंग भी सही है। अनटिल दे इनवाइट मी पर्सनली, जब तक वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नहीं करते हैं, आई विल नॉट अटेंड पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट। एज सुन एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे विल अंडरस्टैंड द पेरेंट्स, दे विल अंडरस्टैंड द पेरेंट्स, वो माता पिता को समझने लगेंगे। तो आप देखिएगा ना, यहां पर सेंटेंसेस है अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना। आप किताबों में भी देखेंगे, कहीं पर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, स्पोकन करना चाहते हैं, कुछ मन की चीज लिखना चाहते हैं जो हिंदी में ऐसे आएगा, तभी तो उनका कंपोजिशन ऐसा ही होगा। आप इसे बार बार देखें, मेरी अपनी बुकलेट्स में खूब सारे सेंटेंस ऐसे बनाए हुए हैं, आप उनका वहां खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलेस अनटिल के सेंटेंस हमेशा बिना नॉट लगाए, याद रखें एक चीज है, बिना नॉट लगाए ये नेगेटिव बनाए जाते हैं। देखो अनटिल में, अनलेस और अनटिल में नॉट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नॉट लगाए बिना नेगेटिव है, इनका मीनिंग नेगेटिव है। अनलेस स्टूडेंट्स फॉलो रूल्स, यदि स्टूडेंट्स नियमों का पालन नहीं करते हैं। अनटिल दे इनवाइट मी पर्सनली, यदि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं करते हैं। मतलब यहां पर नॉट नहीं है, फिर भी ये क्या है, फिर भी ये नेगेटिव है। तो याद रखें, अनलेस अनटिल में नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस देते, वो नेगेटिविटी वहां पर इनबिल्ट होती है। इन सब चीजों को आप समझेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ग्रामर, कंपोजिशन आप अच्छे से समझेंगे। टेंस समझना उतना आसान भी नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और सेंटेंसेस बनाएं, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। चलो मैं आपको आगे ले जाता हूं और देखता हूं। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इज, आर, एम और वर्ब में आईएनजी होता है और कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर होता है। सिंगुलर होता है तो आप इज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो आप आर लगाते हैं और न्यूट्रल आई होता है तो आप एम लगाते हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर अपनी जगह पर ही है। मैंने यहां पर एक छोटे छोटे कुछ सेंटेंस दिए हैं। रक्षा विभाग सौदों के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित कर रहा है। द डिफेंस डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्मिंग, ये सूचित कर रहा है। द होम मिनिस्ट्री अबाउट, ठीक है ना, डिफेंस डील या अबाउट डील, डील मतलब सौदा। तो यहां पर हमें यहां पर क्या है कि इज इन्फॉर्मिंग मतलब होता है सूचित कर रहा है। वरिष्ठ खिलाड़ी इन दिनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। द सीनियर प्लेयर्स आर डूइंग गुड परफॉर्मेंस, ठीक है ना, दीज डेज। तो यहां पर मैंने आर डूइंग लिखा है, मतलब कर रहे हैं। आई एम सपोर्टिंग ऑनेस्ट लीडर्स इन दिस इलेक्शन, भाई मैं इस चुनाव में अच्छे नेताओं को, ईमानदार नेताओं का समर्थन कर रहा हूं। तो मैंने आपको आर का प्रयोग, इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग कहां होता है वो भी बताया और सेंटेंसेस के बारे में भी समझाया कि सेंटेंसेस का उपयोग कैसे करते। तो याद रखें, इज, आर, एम, आईएनजी यदि लिखा हुआ है तो आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस है। बस सीक्वेंस को एसवीसीएम सिस्टम में आप जमाइए, जो आपको मैंने एसवीसीएम सिस्टम सिखाया है और उसके बारे में बताया है। देखो, रक्षा विभाग क्या है, ये सब्जेक्ट है, सूचित कर रहा है क्या है, ये वर्ब है,
ठीक है ना। गृह मंत्रालय, सौदे के बारे में गृह मंत्रालय को पूरा कॉम्प्लीमेंट है। या मॉडिफायर है नहीं, मॉडिफायर मतलब टाइम और प्लेस और मैनर वो है नहीं, तो बाकी सारे सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम और इन सब चीजों को देखते जाइएगा और सेंटेंस के कंपोजिशन को समझते जाइएगा। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा, और क्या कह रहा हूं यहां, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ही बात कर रहा हूं। देखिएगा, सामान्यतः नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, राइट नाउ और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। देखो, नाउ का मतलब होता है अब, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, दिस डेज का मतलब होता है इन दिनों, राइट नाउ मतलब होता है इस वक्त, और रिसेंटली मतलब होता है फिलहाल। तो इन सेंटेंसेस का मीनिंग, इनका प्रयोग जो है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। मीनिंग से भी आपको समझ में आ जाता है। जैसे मैंने आपको यहां पर एक, माई फ्रेंड्स लुकिंग फॉर गुड जॉब नाउ, अब मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अच्छी जॉब की तलाश कर रहा है। अच्छा, ये नाउ लास्ट में आना चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। माय फ्रेंड्स लुकिंग फॉर गुड जॉब नाउ, चिल्ड्रंस आर टेकिंग रेस्ट इन देयर रूम नाउ, तो ये नाउ लास्ट में लगाएगा। स्टार्ट में लगाएंगे ये कंजंक्शन हो जाएगा, कॉमा लगाना पड़ेगा और आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन यदि सेंटेंस के लास्ट में है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। देखो, She is facing many problems nowadays. Nowadays मतलब आजकल, ये यहां पर facing, तो आजकल वो कई समस्याओं का सामना कर रही है। I am reading new book of शशि थरूर these days. भाई इन दिनों मैं शशि थरूर की नई किताब को पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं। और children are taking rest in their rooms right now. तो इस वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। तो राइट नाउ, रिसेंटली, नाउअडेज, दीज डेज और नाउ, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। उनका उपयोग आप अच्छे से देखें। और इनके यहां पर मैंने क्या लिखा आपको, नाउ मतलब क्या, अब, और क्या है नाउअडेज, नाउअडेज मतलब आजकल, ठीक है। ये these days मतलब इन दिनों, इन दिनों। जब आप इनके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, हां सर, राइट नाउ इस वक्त, इस वक्त, और क्या है रिसेंटली फिलहाल। ये तो हम इनका मीनिंग समझ रहे हैं कि हाँ सर, इनका प्रयोग कहां होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप हिंदी में भी आप समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ जी, और इंग्लिश में भी आप उनको देखेंगे तो सेंटेंस के कंपोजिशन अपनी कॉपी में बनाएं, अच्छे से उन्हें देखें। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, चूंकि एक लाइव क्लासेस आपको हम समय समय पर देते रहेंगे तो वो भी आपको इसमें क्या करेगा, मदद करेगा। चलो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं सेंटेंसेस के बारे में। देखें, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या उपयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सब्जेक्ट लिखा, हैज और हैव थर्ड फॉर्म, मतलब हैज के साथ सिंगुलर और हैव के साथ प्लूरल, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लिखना ही है, और कंप्लीमेंट और मॉडिफायर अपनी जगह पर ही रहेगा। सेंटेंस क्या कह रहे हैं, लाखों अवैध प्रवासी पाकिस्तानी सीमा में घुस चुके हैं, तो मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है ना। ये हैव एंटर्ड इनटू पाकिस्तानी बॉर्डर, ये हैव लिखा मैंने, चुके हैं, हैव एंटर्ड। सरकार देश में नए कानून लागू कर चुकी है, द गवर्नमेंट हैज इन्फोर्स न्यू लॉस इन द कंट्री, तो हैज इन्फोर्स लागू कर देना, हैव एंटर्ड प्रवेश कर चुकना, घुस चुकना, तो घुसने के लिए हमने यहां पर इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप देखो आगे मैंने यहां पर इसके लिए क्या उपयोग किया है, एक रूल देखें। सामान्यतः यट, ऑलरेडी, जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है, परफेक्ट टेंस में। अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें प्रयोग किया जाएगा। आप सेंटेंस की मीनिंग देखें, हिज फ्रेंड्स हैवंट सबमिटेड देयर फॉर्म्स यट, यहां क्या कहा मैंने, उसके दोस्तों ने अभी तक अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, जमा नहीं किए हैं। शी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर रिलेटिव्स, वो अपने
रिश्तेदारों को पहले से ही सूचित कर चुकी है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई फूड, मैंने अभी अपना खाना खाया है। ठीक है, चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड देयर वर्क्स जस्ट नाउ, अभी इसी वक्त उन्होंने अपना काम शुरू किया। देखो एक चीज देखे, यट, इसका मतलब अभी तक नहीं। क्या मीनिंग है इसका? अभी तक नहीं। यह अभी तक नहीं का मीनिंग देता है। ठीक है, ऑलरेडी, यहां पर देखें, ऑलरेडी का मीनिंग पहले से ही, पहले से ही, ये इसका मीनिंग देता है। जस्ट, अभी अभी, किसका मीनिंग देता है? अभी अभी का। ठीक है, और जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यहां मतलब अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, ये यहां पर उन्होंने दिया है। तो यट यानी अभी तक नहीं, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी अभी, और जस्ट नाउ अभी इसी वक्त। याद रखें, यट का सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है, यह आपने देख लिया है। हां, हमेशा नेगेटिव ही होगा। ऑलरेडी हमेशा सेंटेंस के मिड में है, सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जस्ट भी हमेशा मिड में ही होगा, और जस्ट नाउ हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा। मतलब कि जैसा लिखा गया है वैसे वो रूल का हिस्सा है, और वहां आपको एक्सप्लेन किया है। टेंस का कोई भी रूल है उसे आप अच्छे से समझें, इग्नोर नहीं करें। यदि आप टेंस की गलती या टेंस के रूल से रिलेटेड गलती स्पोकन, राइटिंग, ट्रांसलेशन के वक्त करते हैं तो उसे ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस का मीनिंग डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए हमेशा। इसलिए आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें यहां पर मैंने आपको क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, हैज, हैव बीन और हैज बीन लिखा जाएगा, वर्ब में आईएनजी होगा, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर के बीच में आपको सिंस फॉर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक छोटा सा जो फर्क है वो फर्क है टाइमिंग का। कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिना टाइमिंग का नहीं लिखा जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग देने का काम सिर्फ दो ही वर्ड मतलब दो ही प्रीपोजिशन करते हैं, एक सिंस और एक फॉर। तो यहां पर ये सिंस और फॉर का प्रयोग हमने यहां किया है। देखो सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, भारतीय 1952 से लोकतांत्रिक सरकार चुन रहे हैं। ठीक है, ये टाइमिंग दिया हुआ है और ये रहा है। Indians have been electing their democratic government since 1952, ये since और ये have been electing, ये चीज समझे। दूसरा सेंटेंस देखिए, विद्यार्थी 2 घंटे से पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, बुक्स फॉर 2 hours इन द लाइब्रेरी। तो हैव बीन रीडिंग ये यहां पर है, और ये फॉर 2 hours इन द लाइब्रेरी। तो यहां पर अपन ने क्या कहा कि ये फॉर लिखा है, ये सिंस लिखा है, ये टाइमिंग लिखा है, ये हैव बीन, ये हैव बीन। या हैज बीन हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव बीन यहां प्लूरल के साथ करते हैं, लेकिन टाइमिंग दोनों में सिंस और फॉर के साथ जरूर होनी चाहिए। सिंस और फॉर कहां यूज होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाएं और उनको देख लें। क्या यहां मैंने रूल्स बनाए, क्या बनाए हैं समझो। सामान्यतः सिंस और फॉर का प्रयोग हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइमिंग शो या टाइम शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई? टाइम शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये सिंस है, डेफिनेट टाइम शो करता है। सिंस क्या करता है? डेफिनेट टाइम शो करता है। डेफिनेट टाइम मतलब होता है यदि कोई ईयर है, जैसे मैंने यहां 2009 लिखा तो ये डेफिनेट टाइम हो गया। सिंस मंथ में मैंने यहां जुलाई लिखा तो ये डेफिनेट हो गया, जुलाई अगस्त, पूरे 12 मंथ्स में कोई भी लिखेंगे वो डेफिनेट। ये डे है, यदि मैंने यहां मंडे लिखा तो ये तो फिक्स टाइम हो गया। यदि डेट लिखे मतलब 31 ये, तो ये तो फिक्स हो गया। कोई भी ओकेजन मतलब जैसे मैंने दीपावली लिखी तो ये ओकेजन हो गया। और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये तो क्या है, सिंपली एक फिक्स टाइमिंग है ही।
और यदि सिंस के बाद लास्ट प्लस टाइमिंग का प्रयोग किया गया हो तो वो भी टाइमिंग डेफिनेट टाइमिंग मानी जाती है। कौन सी टाइमिंग मानी जाती है? डेफिनेट टाइमिंग मानी जाती है। तो आप यहां देखें कि सिंस का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है ये सिंस। अब फॉर को देखो, इंडेफिनेट टाइमिंग शो करता है, जैसे फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। अब ये निश्चित नहीं है, फॉर 2 years, फॉर 6 months, फॉर 3 weeks। तो ऐसी टाइमिंग शो करने के लिए हम किसका? फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि सिंस डेफिनेट टाइमिंग शो कर देगा तो फॉर तो इंडेफिनेट टाइमिंग शो करेगा ही करेगा। अच्छा, एक बहुत स्पेशल नोट लिखा है मैंने यहां पर, देखें। यदि फॉर के साथ द लास्ट प्लस टाइमिंग का प्रयोग किया गया हो तो वह भी परफेक्ट टाइमिंग शो, मतलब कि जो है टाइमिंग शो करेगा। परफेक्ट का मतलब होता है डेफिनेट टाइमिंग। यहां पर परफेक्ट का क्या सेंस है? डेफिनेट टाइमिंग शो करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर कोई सेंटेंस लिखा कि मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 20 years, फॉर द लास्ट 20 years। अब मैंने फॉर द हटा दिया और वहां पर सिंस रिप्लेस कर दिया, तो मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस लास्ट 20 hours। तो जो सिंस लास्ट 20 hours काम करता है, जो सिंस यहां काम कर रहा है, अब मैं उस सिंस को हटाऊंगा और वहां पर रख दूंगा फॉर द लास्ट 20 years। सेम मीनिंग, मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 20 years। तो जो फॉर द काम करेगा वो सिंस काम करेगा, मतलब डेफिनेट काम। जैसे ही फॉर के साथ आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे सिंस काम करेगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वैसे तो बिना रूल्स के, बिना ग्रामर के आप एक सेंटेंस भी कंपोज नहीं कर सकते। इसलिए सेंटेंस कंपोज करने के लिए आप क्या करें, इन सेंटेंसेस को, इन सारे रूल्स को आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझिए। मैंने आपको आज टेंस के 4, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 चीजें आपको एक्सप्लेन की। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्लेन किया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्सप्लेन किया। मैंने इसके बहुत सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किए। आप इस वीडियोस को बार बार स्क्रॉलिंग करके देखें, बार बार समझें कहां आपने रूल्स को इधर किया, कहां आपको समझ में नहीं आया। सारे रूल्स, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए, स्पोकन के लिए और कॉन्वर्सेशन करने के लिए, राइटिंग करने के लिए इन रूल्स को आपको आना बहुत जरूरी है। इनके बगैर आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा और सेंटेंस भी एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। चूंकि यहां पर टेंस को मैंने विद ग्रामर एक्सप्लेन किया है तो ये सारे एक वीडियोस में नहीं हो सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में सारा एक्सप्लेन करूंगा, इसे आप अच्छे से समझें, एक पूरा वीडियोस देखें, बार बार स्क्रॉल करके देखें। देन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। भालसे सर की क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें, आप अंग्रेजी सीख कर ही रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।